केमिकल कम्बिनेशन आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में दो लॉ थे शुरुआत के, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है, पढ़ा दिया गया है। तो जो पहला लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को नई तरीके से कहा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। पूरा लॉ यही कहलाता है। जैसे आइंस्टीन की इक्वेशन है E=mc², तो उसमें एनर्जी और मास दोनों को रिलेट करके बता दिया गया है। तो टोटल लॉ वही कहलाता है। टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस तरह से कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। चलिए ठीक है, वो मॉडर्न लॉ में आ जाता है, मगर जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। कहने का मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है, मतलब मास का कोई डिफेक्ट नहीं होता। चलिए ठीक है, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या था कि अगर कोई एलिमेंट है किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उसके बाद एक कंपाउंड बनाता है, तो इसमें जो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ बाई मास से जुड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है 16 ग्राम ऑक्सीजन से अगर जुड़ती है, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ती है तो 18 ग्राम वाटर ही बनेगा और कुछ भी बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और वहीं पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है और वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से अगर जुड़ती है तो इसमें पक्का है आपको कि H2O2 बनेगा। तो ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास था। इससे हमको पहला पता था कि अगर 2 और 16 का कम्बिनेशन होगा तो 2 और 16 का कम्बिनेशन होगा तो हमारा 18 ही बनेगा, और जब 2 और 32 का कम्बिनेशन होगा तो हमारा 34 बनेगा। पहले केस में हमारा वाटर बनेगा और दूसरे केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगी। तो ये दोनों लॉ हम पढ़ चुके थे। अब इसी लॉ से थोड़ा सा, जैसे डिफिनिट प्रोपोर्शन से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एडवांस है। तो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसके बाद गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये 3 लॉ डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो गिवन बाय डाल्टन ने 1803 में इस लॉ को दिया था, 1803 में दिया था, और इसी के बाद 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी इसी चैप्टर में है, आगे डिस्कस की जाएगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। तो उसके बाद इन्होंने इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो सिंपल सा है, व्हेन 2 एलिमेंट, जब आपके पास 2 एलिमेंट हैं, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे तभी तो कोई कंपाउंड बनेगा। जब 2 एलिमेंट में कोई ना कोई कम्बिनेशन होगा तभी तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अगर वही एलिमेंट फिर से उसी तरीके से पाए जाएंगे तो वो केमिकल रिएक्शन थोड़े कहलाएगा। तो लिखा है व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। तो जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो एक, यहाँ पे 2 और मोर या 1 और मोर भी कह सकते हैं, तो एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर। तो मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा होगा तभी आपका तीसरा कंपाउंड बन रहा होगा। तो उसमें जो मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो जैसे हमको मालूम है कि 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, जैसे आपके पास ये एलिमेंट A है और ये एलिमेंट B है, अब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इसमें एक फिक्स रेशियो, जैसे ये 2 है और ये 5 से जुड़ रहा है इससे, ठीक है, फिर यही 2 है और ये इसके 10 से जुड़ रहा है। जब ये इसके 2 से जुड़ रहा है तो ये कंपाउंड जो बनता है, मान लेते हैं AB बनता है, और जब यहाँ पे ये बनता है तो ये AB2 बनता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड दूसरा होगा, साफ साफ मालूम है आपको, AB कंपाउंड कोई दूसरा होगा, AB2 कंपाउंड कोई दूसरा होगा। तो वही सेम दोनों एलिमेंट AB ही आपस में जुड़ रहे हैं, मगर कंपाउंड जो बन रहा है वो एक बार AB बन रहा है और एक बार कंपाउंड जो बन रहा है वो AB2 बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये, तो इसका तो मास फिक्स है आपका 2 ही है और इसका मार्क्स वेरी कर रहा है 5 और 12, तो इसका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा। सिंपल रेशियो जैसे 1:1, 1:2, 1:3, जैसे इस केस में आपको दिखाई पड़ रहा है 1:2 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो, तो सिंपल रेशियो होगा। ये कॉम्प्लेक्स रेशियो या बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में रेशियो नहीं रहेगा। यही इस लॉ में लिखा हुआ है। फिक्स मास ऑफ द एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर समझते हैं, जैसे 0, 1, 2, ये सब जो है होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर के रेशियो में होगा। अब जैसे इस तरह से लिखा है रेशियो 1:1.27, अब ये जो रेशियो है ये होल नंबर रेशियो नहीं दिखाई पड़ रहा है। 1 तो होल नंबर है, मगर ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ये होल नंबर रेशियो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जो भी हमारे पास रेशियो आएगा इस कॉम्बिनेशन का वो सिंपल होल नंबर रेशियो का। अब इसे हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का और हाइड्रोजन,
तो इसके दो सिंपल एग्जांपल से हम इसे आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें बनने वाली है, एक हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम होता है वाटर या H2O भी कह सकते हैं आप इसे, और दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होता है ये आपको आगे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला होता है H2O2। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों बने कैसे हैं। इसमें दो ही एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, दूसरा ऑक्सीजन। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे यही सेम टू एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जोड़ते हैं तो वाटर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जोड़ते हैं तो H2O2 भी बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, इस लॉ से इसका क्या रिलेशन है। तो जैसे आप लोग मान लेते हैं ये आपके पास H2 और यहाँ पे आपका O2, तो ये आपने ले लिया 2 ग्राम H2 और 16 ग्राम O2, 16 ग्राम है ये। तो यहाँ पे जो बनेगा H2O ये आपका 18 ग्राम होगा। अब ये आपको बैलेंस नहीं लग रहा है तो बैलेंस के चक्कर में ना पड़िए, बैलेंस हम कर सकते हैं उसे दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे आप फिर से दूसरा केस हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए यहाँ पे H2 ले लीजिए, फिर यहाँ पे भी O2 ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे H2O2। ठीक है, यहाँ तो आपको सिंपल है, बैलेंस करने की कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 ग्राम इसे लिया गया है। अब ऑक्सीजन का आप 32 ग्राम लिया गया है और यहाँ पे ये आपका 34 ग्राम है। ठीक है, तो जब हम 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको 18 ग्राम जो मिलता है वो H2O होता है। और वही 2 ग्राम हाइड्रोजन को हम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमको जो चीज़ मिलती है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, H2O2 होती है और ये 34 ग्राम मिलती है। अब ये तो पहले लॉ से हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। और दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जो फिक्स चीज़ है वो ये 2 ग्राम है। फिक्स चीज़ क्या है, 2 ग्राम है। दूसरी चीज़ फिक्स है, जो एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स है। हाँ, जो कंपाउंड बन रहा है वो डिफरेंट है, मगर जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे जो चीज़ वैरी कर रही है, यहाँ पे 16 यूज़ किया गया है, यहाँ पे 32 यूज़ किया गया है। तो अगर आपका इस सिंपल रेशियो निकालिए, ये फिक्स मास है, फिक्स मास इससे कंबाइन होने वाले जो दूसरे एलिमेंट है, जो स्टेटमेंट पे लिखा था दूसरे एलिमेंट है, वो बियर करते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे आपको होल नंबर रेशियो 16:32 बाई मास है, तो ये आपको सिंपल करेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल इसका हम और बता देते हैं। तो नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्साइड होती हैं, जैसे आप N2O नाम सुना होगा, लाफिंग गैस। ये पूछा भी जाता है कभी कभार, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो N2O और इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड, और उसी तरह से आपका NO, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अब इसमें नाइट्रस और नाइट्रिक का क्या मतलब है, यहाँ पे अस लगा है, यहाँ पे इक लगा है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ +2 आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1 आएगा। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वहाँ पे हम अस लगाते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पे इक लगाते हैं, जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो जैसे Cu2O लिखा हुआ है और CuO लिखा हुआ है, तो इसमें क्यूप्रस कौन है, क्यूप्रिक कौन है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ये जो हो गया ये क्यूप्रस, इसके साथ अस लगेगा और यहाँ पे इक लगेगा। ठीक है, उसी से सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 और H2SO4, तो ये सल्फ्यूरस है, तो यहाँ पे अस लगेगा और यहाँ पे इक लगेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। फिर इसी तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ये ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ये तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आपको डिटेल में धीरे धीरे पता लगेगा कि व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपके ही क्लास में एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, तो उस वक्त ये आपको पता लगेगा। मगर अभी जो मेन मुद्दा है
वो इसकी ऑक्साइड्स का मुद्दा है कि किस तरह से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है या समझाता है। तो चलिए, नाइट्रोजन की हमारे पास 5 ऑक्साइडें अवेलेबल हैं। N2O, NO, फिर N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, इसका नाम आपको बता ही दिया गया है, इसका भी नाम बता दिया गया है। इसका होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसका होता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और इसका तो आपको मालूम है नाइट्रस, और इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका नाम लाफिंग गैस भी होता है, ये कॉमन नेम है इसका। अब इसमें हमारा जो लॉ है वो किस तरह से जस्टिफिकेशन होता है, तो चलिए ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। तो N2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 28, तो 28 मान लेते हैं ग्राम है। 28 पार्ट बाई मास ऑफ नाइट्रोजन है, और मास ऑफ ऑक्सीजन, जो दूसरा जोड़ने वाली चीज़ है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 16 लिखा हुआ है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। इसका 16 ग्राम ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 14 ग्राम, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे आप चलते हैं तो यहाँ पे आप लीजिए 28 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे अगर चलते हैं फिर से यहाँ पे 28, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 64, फिर यहाँ 28 और यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मास, किसी एक का मास तो हमको फिक्स लेना ही पड़ेगा, तो हम जो फिक्स मास है उसे 14 लेके चलते हैं। तो अगर 14 लेके चलते हैं तो ये 28 के लिए 16 ग्राम रिएक्ट करता था, तो अगर हम 14 ग्राम ले लेते हैं तो इसके लिए कितना रिएक्ट करेगा 8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये भी 14 के 16 हो गया। अब इसे भी आप 14 करते हैं, 14 ग्राम लेके चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस तरह से कर दीजिए 24। इसे भी आप 14 लेके चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 32। इसे भी आप 14 लेके चलते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब तो सिंपल हो गया। ये 14 ग्राम इसका है, 14 ग्राम इसका है, 14 ग्राम इसका है, 14 ग्राम इसका है, 14 ग्राम इसका है। तो ये जो नाइट्रोजन का वेट है वो तो फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन का वेट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए 18 है, इसके लिए 16 है, इसके लिए 24 है, इसके लिए 32 है, इसके लिए 40 है। अब इसमें आप सिंपल रेशियो ले लीजिए, सब में 8 कॉमन है, तो 8 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे इसका रेशियो लेते हैं तो 14:8, 14:8, 14 कितना 16, इसे आप लिख सकते हैं 1:8। तो दूसरा वही कॉमन है 1:2, कितना हो जाएगा आपका, जैसे 8 को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये 1:1, 1:1 हो गया, 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, 1:4 हो गया और 1:5 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 1 किस तरह से ले रहे हैं तो ये 14 को हम अगर कॉमन ले ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम 8 को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि भाई दोनों तरफ कॉमन टर्म है तो आप उस कॉमन टर्म को हटा सकते हैं। तो यहाँ 1:1 हो गया, 1:1 यहाँ मतलब यहाँ पे 8 कॉमन लिया गया है, इस तरफ 8 कॉमन लिया गया है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 8 के टेबल में ये आ जाते हैं। और यहाँ 14 को आपने कॉमन ले लिया तो सब लोग 1:1 हो गए। तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल रेशियो दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों के बीच में ये तो आपका फिक्स मास था, ये तो आपका फिक्स मास था, या इसको आप कंपेयर करना ही नहीं है, ये पहले केस में भी हमने कंपेयर नहीं किए थे। तो इन लोगों का मास अगर आप कंपेयर कीजिए 8, 16, 24, 32, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये रेशियो आपको सिंपल दिखाई पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर 1:1 के रेशियो में, मतलब इस रेशियो में जोड़ता है आपका 14 ग्राम को आप 8 ग्राम से जोड़ते हैं तो आपको जो मिलने वाली गैस होगी वो क्या होगी, N2O। जब अगर आप 14 ग्राम को 16 ग्राम से जोड़ते हैं तो आपको मिलने वाली गैस जो होगी वो NO होगी। जब आप 14 ग्राम को 24 ग्राम से जोड़ते हैं तो मिलने वाली गैस N2O3 होगी। जब आप वही 14 ग्राम को 32 से जोड़ते हैं तो N2O4 होगी। और जब आप वही 14 ग्राम को 40 ग्राम से जोड़ते हैं तो आपको मिलने वाली गैस N2O5 या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होगी। तो इससे भी आपका यही लॉ जस्टिफाई हो गया
कि वही दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन हो रहे हैं, मगर जब उनका वेट बदलता चला जा रहा है तो कंपाउंड भी बदलते चले जा रहे हैं। तो ये आपका दूसरा लॉ हो गया, इसके दो एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब इसके बाद जो तीसरा लॉ आता है उसके बारे में पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद जो लॉ है, इसके बाद एक मिनट रुको, इसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपगेशन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं, मगर जैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये लॉ का भी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कुछ सवालों में आपको मिल जाएगा। जैसे एनसीईआरटी के साथ एक बुक मिलती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस तरह की भी क्वेश्चन, मतलब सीधे लॉ तो नहीं दिया गया है मगर इस लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो उसमें दिए हैं। तो अगर ये लॉ भी आपको मालूम रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसकी भी एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ चुका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ चुके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ये हर बार हमेशा मास का ही रिलेशन चल रहा है उससे पहले। फिर आपने सबसे पहला लॉ जो पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी या मास पढ़ा था, उसमें भी मास का रिलेशन था, दूसरे वाले में भी मास का रिलेशन था, तीसरा वाला जो मल्टीपल प्रोपोर्शन आया उसमें भी मास का रिलेशन, और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी मास का रिलेशन है। तो अब इसमें क्या है आपका स्टेटमेंट, तो when two element combine to form, ठीक है, when two different element combine to form separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। तो ये स्टेटमेंट तो आपको मिल जाएगा, या स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। When two different elements combine separately with a fixed mass, separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। तो वैसे ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में मिल ही जाता, मगर ठीक है एक बार आपको ले लिया, हो सकता है आपके पास बुक ना हो या इस तरह की एडिशनल बुक ना हो। तो when two different एलिमेंट, अब डिफरेंट एलिमेंट ही कंबाइन करेंगे, सेम एलिमेंट कंबाइन करेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं, और सेम एलिमेंट से क्या कंबाइन करेगा। when two different एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो जब दो एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं आपके पास B और C दो एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट A है, तो when B and C combine separately, मतलब ये अलग अलग, ये B भी A से जुड़ रहा है और C भी A से जुड़ रहा है, तो लिखा है combine separately with a fixed mass of third element। अब इसका मास मान लेते हैं 2 ग्राम, तो 2 ग्राम से ये B भी है A के 2 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और C भी A के 2 ही ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो। अब ये इसका मास मान लीजिए 2, इसका मान लीजिए 4, और इसका मान लीजिए 6, ठीक है। तो इसका 4 ग्राम इसके 2 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, इसका 6 ग्राम इसके 2 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा 2:4 और यहाँ पे 2:6,
यहाँ पे जो रेशियो हो गया 1:2 और यहाँ पे आपका रेशियो हो गया 1:3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो ईच अदर कौन, ये दोनों इससे सेपरेटली जुड़ रहे थे, अब ईच अदर मतलब ये आपस में जुड़ेंगे। इन दोनों का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा 2:3, और इन दोनों का रेशियो क्या आया था आपका, ये जब लोग सेपरेटली जुड़ रहे थे यहाँ पे 1:2 था और यहाँ पे 1:3। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 2:3 ही है, इन दोनों का रेशियो 2:3 है, और यहाँ पे भी आपका जो रेशियो है वो 2:3 है। ये दोनों का रेशियो आपका लिखा हुआ है ना, दे कंबाइन विद ईच अदर विल बी द सेम। तो यहाँ पे कौन सा केस आ गया, सेम का केस आ गया, क्योंकि यहाँ भी जो रेशियो आया 2:3 का है और यहाँ पे भी जो रेशियो आया वो क्या है 2:3 का ही है। तो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2:3 आया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4:6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम नहीं हो जाएगा, मतलब जस्ट 1:2 का रेशियो हो जाएगा। मतलब अगर इसे आप 1 मान लेते हैं तो ये 4:6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ है। तो ये तो हमने एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके आपको इसी चीज़ को समझा देते हैं। चलिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल में वही पुराना आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको मालूम है कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन 2 ग्राम इसके लिए भी ले लेते हैं और 2 ग्राम इसके लिए भी ले लेते हैं, और सल्फर का एटॉमिक मास सबको मालूम होगा 32 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर 1 मोल लेके चलते हैं, इसीलिए एटॉमिक मास के बराबर लेके चलते हैं। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सल्फर 32 ग्राम सल्फर या 32 ग्राम सल्फर कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है 2 से, और यहाँ पे आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन भी किससे जुड़ रहा है 2 से। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मालूम है कि यहाँ पे ये जो H2 है ये हाइड्रोजन है, तो ये आपका बनेगा H2O वाटर, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है H2S। अब जब 2 ग्राम लिया है इसका मतलब आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे। एक हाइड्रोजन का एटम का मतलब 1 मोल होगा तो उसके पास 1 ग्राम होता है, तो 2 मोल होगा तो 2 ग्राम होगा, या 2 ग्राम है तो इसका मतलब 2 मोल होगा, उसीलिए H2 लिखा है H2S। और यहाँ पे और ये दोनों आपस में मान लीजिए अगर जुड़ते हैं तो आपको मालूम है क्या बन सकता है, SO2 भी बन सकता है और SO3 भी बन सकता है। ठीक है, SO पॉसिबल नहीं है, SO जो बन सकता है किसी न किसी केस में, मगर वो फिजिकली स्टेबल नहीं होता। तो SO2 और SO3 ही आपका जनरली स्टेबल होता है, इसलिए इसी को कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे आपका जो लॉ है, हमने रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ाया था, तो ये 2 एलिमेंट है, ये कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली इससे। तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 2:32। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस केस में दिखाई पड़ रहा है 2:16। अब ये तो फिक्स है, इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे 2:16 का रेशियो मतलब 2:1 का रेशियो आया है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए 32 यहाँ पे अपना ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O2 लिया गया है ना, तो यहाँ पे 16 है, अगर 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32। तो 32:32 का रेशियो मतलब इसका मतलब सिंपल क्या हुआ 1:1। तो ये आपका रेशियो 1:1 है और ये आपका रेशियो क्या है 1:1 और ये 1:2 है। तो इसमें सिंपल रेशियो हो क्या 2:1 का रेशियो हो गया कि नहीं। मतलब इन दोनों का रेशियो 2:1 का था और इन दोनों का रेशियो क्या आपस में जुड़ने का रेशियो क्या है 1:1। ये सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया कि नहीं 2:1। यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। और भी कुछ एग्जांपल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसमें आप इस तरह से देख सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि SO2 ही नहीं, मान लीजिए SO3 बनता तो रेशियो क्या होता, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये 32 हो जाता और ये आपका कितना हो जाता ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 मतलब 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो 48, तो यहाँ पे 32 रेशियो 48 मतलब क्या हो गया 2:3। और यहाँ पे भी आपका क्या रेशियो आया था 2:1 का रेशियो आया था और यहाँ पे 2:3 का रेशियो है। तो यहाँ पे भी आपका सिंपल रेशियो है। अगर इसमें आप देखिए तो यहाँ पे आपका जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 का रेशियो आ रहा है। सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे नीचे 1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 3 है, तो ये इससे 3 गुना ज़्यादा है और ये इससे मतलब 3 गुना कम है। तो यही तो मतलब 2:1 और 2:3
2 को 1 से डिवाइड करिए तो सिंपल 2 ही आ जाएगा, और 2 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। तो 3:1 का रेशियो आया कि नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ये जो लिखा हुआ है 2:1, मतलब अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ जाएगा। तो 1 और 0.66 का रेशियो क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका 3:1 का रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। या अगर इसे आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे तो 2:1 और यहाँ पे आप 2:3 लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ 2:1 और यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। तो इसी से काटेंगे तो 3:1 ही तो आएगा। इस तरह से भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैथमेटिक्स थी। फिर इसके बाद जो लॉ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो थोड़ा सा लॉ ऑफ गैसेस के साथ है। तो अभी तक हम इतनी देर से मास के साथ डील कर रहे हैं। 4 लॉ पढ़ चुके हम लोग, चारों में मास ही आ रहा था। अब की बार एक नया केस आ जाएगा आपका वॉल्यूम का केस। तो वॉल्यूम का केस क्या है, उसे किसने बताया था, तो गैल-लुसाक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके बारे में बताया था 1808 में। जिस साल डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसी साल इन्होंने लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में बताया था। जब इन्होंने लॉ दे दिया होगा उसके बाद ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगी, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सारे लॉ को फुलफिल करती थी, सारे लॉ को एक्सप्लेन कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद जो गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तो अब की बार पहली बार एक नाम आ गया वॉल्यूम का। अभी तक हम लोग मास की केस स्टडी कर रहे थे, अब हम गैसेस का रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब भाई इसमें वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम का केस सॉलिड के साथ भी होता है, लिक्विड के साथ भी होता है और गैस के साथ भी होता है। मगर इस केस में हम वॉल्यूम को केवल गैस के साथ रिलेट करने जा रहे हैं, इसीलिए अब गैस तो भाई नाम है इनका, मगर ये गैस का ही लॉ है। तो गैस लॉ से गैल-लुसाक्स लॉ भी आप याद कर सकते हैं। तो गैल-लुसाक्स लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तो लिखा हुआ है इनका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब दो गैसें, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों ही गैस होती हैं, तो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, तो जब गैस आपस में रिएक्ट करती हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो वाटर बनता है, मगर वाटर लिक्विड स्टेट पे रहता है, वो गैस के फॉर्म में नहीं रहता। तो ये केस उसमें स्टडी नहीं किया जा सकता। या अगर आप वेपर के केस में लेते हैं तो उसे स्टडी किया जा सकता है, पर एग्जैक्ट वे में अगर आप बात करें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिक्विड होता है, तो वो लॉ इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। फिलहाल पहले लॉ क्या है ये तो आप समझ लीजिए। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं गैसें। इसका एग्जैक्ट एग्जांपल आएगा, जैसे H2 है, N2 है, H2 N2 से रिएक्ट करता है और NH3 बनाता है। तो H2 भी गैस होती है, आपका N2 भी गैस होती है, और NH3 भी आपकी गैस ही होती है। तो केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो, ये जो रिएक्शन करेंगे ये सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, मास नहीं है आपकी बात, बाय वॉल्यूम टू वन एंड अनदर। तो आपस में भी सिंपल रेशियो में रिएक्ट करेंगे। इसका मान लीजिए किसी एक गैस का एक वॉल्यूम है तो किसी गैस का दूसरा वॉल्यूम है, तो ये तो सिंपल है 1:2 का रेशियो, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 3 बनेगा 4 बनेगा, इस तरह से बनेगा, सिंपल रेशियो में बनेगा। तो वॉल्यूम टू वन एंड अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इफ दीज आर आल्सो गैसेस। तो अगर प्रोडक्ट भी आपका आल्सो गैस है तभी ये केस अप्लीकेबल होगा। अब मान लीजिए वाटर का केस आता है, वो लिक्विड है, तो H2 और O2 तो दोनों गैस है, मगर वाटर जो है वो लिक्विड है, इस वजह से थोड़ा अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सारी गैसें जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेड की भी, सब क्या होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होनी चाहिए। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप N2 गैस, H2 गैस, और इससे एक नई गैस बनती है NH3। अब इसे आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रेशियो है, इस तरह से ये गैस बनेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका वॉल्यूम, इसका अगर हम 1 वॉल्यूम लेते हैं, 1 वॉल्यूम, ठीक है, इसका 1 वॉल्यूम लेते हैं, तो इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो इसका कितना वॉल्यूम, यहाँ पे कितना लिखा है 2, इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। अब ये वॉल्यूम जो V लिख रहे हैं ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 50, V बराबर 50 ले लिया, तो 1 × 50 ml वॉल्यूम ml में होता है या लीटर में होता है, और यहाँ पे 3 × 50 ml, तो मतलब कितना हो गया 150 ml, और ये कितना है आपका 50 ml, तो ये आपका कितना बनेगा
यहाँ पे आपका 2 लिखा है, तो ये जो V कितना था, ये 50 था, तो 2 इंटू 50 कितना हो गया 100 ml। तो जब इसका 50 ml, ये इसका 50 ml इसका 150 ml से जुड़ता है, तो इसका केवल कितना 100 ml बनता है, 100 ml बनता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मामला है, क्योंकि वॉल्यूम में अलग मामला होता चला जा रहा है। मास में तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मास पता लग रहा था, मगर यहाँ पे आप मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ का इसका 50 ml, इसका 150 ml से अगर रिएक्ट करता है तो इसका 100 ml बनता है। ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस तरह से। तो H2 Cl2, ये Cl2, और इससे आप बनाते हैं 2HCl। ठीक है, तो इसका 1 वॉल्यूम, इसके कितने वॉल्यूम से जुड़ रहा है, 1 वॉल्यूम से, तो इसका कितना वॉल्यूम बन रहा है, 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब ये V हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं हम इसका 1 लीटर ले लेते हैं, ये इसका 1 लीटर, इसके 1 लीटर से जुड़ता है, तो इसका कितना लीटर बनता है, 2 लीटर। यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि हाँ, जितना मास हम इधर लेके चले थे, जितना वॉल्यूम इधर लेके चले थे, उतना ही वॉल्यूम इधर बन रहा है। पर इस केस में आपको दूसरा डिफरेंट दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे आपका 50 ml लेके चल रहे, 50 ml इसका लेके चले थे, 150 ml इसका लेके चले थे, और इसका जो बन रहा है आपका वो केवल 100 ml बन रहा है। अब वाटर को भी हम मान लेते हैं, इसी केस में ले लेते हैं, वाटर वेपर को हम गैस मान लेते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, H2 O2, ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2H2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, और इसका 2 वॉल्यूम बनता है। तो मान लेते हैं हम 50 ml, ये V को हम 50 ले लेते हैं, 50 ml ले लेते हैं, तो 2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ml, 100 ml, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 ml ही रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 100 ml। ठीक है, तो यहाँ H2 का आप 100 ml लेके चलते हैं, इसका 50 ml लेके चलते हैं, तो वाटर हमारे कितना बनता है, 100 ml। अब इसमें भी आपको अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इसका तो हम 100 ml लेके चले थे, इसका 50, तो ओवरऑल 150 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे आपका जो बनता है कम्बिनेशन के बाद वो 100 ml ही बनता है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसेस, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, दे आर एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो जो हाइड्रोजन का गैस का प्रेशर इस वक्त होगा या टेम्परेचर होगा, जो ऑक्सीजन का होगा वही वाटर का आपका टेम्परेचर से। अब वाटर जो है, वाटर के साथ आपने वेपर पढ़ा होगा, वाटर वेपर, मगर वाटर गैस नहीं पढ़ा होगा, वाटर गैस, तो वाटर गैस नहीं होती। ठीक है, ये एकदम सही बात है, वाटर गैस नहीं होती, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ जगह पढ़ा दिया जाता है, मगर हाँ इसके लिए अप्लीकेबल होगा। HCl गैस के फॉर्म में पाई जाती है, HCl वेपर को पानी से पास कराया जाता है तो HCl बन जाता है, और उसी तरह से ये जो NH3 है, NH3 भी गैस के रूप में ही पाई जाती है। तो ये इन दोनों पे बहुत अच्छी तरह से अप्लीकेबल होगा, इस पर भी आप किसी तरह से अप्लीकेबल करवा सकते हैं, मगर एग्जैक्ट नहीं है ये। तो आपको वॉल्यूम का भी केस समझ में आ गया होगा, मास का भी केस समझ में आ गया। तो ये कुछ लॉ है जिसके थ्रू आप केमिकल्स को कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे दो केमिकल आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड कैसे बनता है, तो ये इसके बीच में कुछ जो छोटे मोटे लॉ हैं, कुछ नियम हैं, ये लगते हैं। ये सारे लगभग केमिकल रिएक्शंस पे लगते हैं। जहाँ नहीं लगते वो आपको बता दिया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सारे केसेस अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे मास में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता दीजिए। कभी हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो आपकी बात को ध्यान रखेंगे, उस पे वीडियो बना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक छोटी सी आपसे विनती है कि कम से कम वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट तो देखा कीजिए, तुरंत स्किप मत कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।